गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इस सब के बारे में एक बड़े तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाया गया था, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। पिछली यूनिट हम लोग पूरा कर चुके हैं जिसमें था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की, किस तरीके से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में उन सारी चीज़ों ने हेल्प किया, इस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज। तो आज का टॉपिक है इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की एडवाइस किसने दी, तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हु डिमांडेड, 1934 में डिमांड की गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की। किसने डिमांड रखी थी, तो इसकी डिमांड रखी गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय व्हेन इन 1934 में एम.एन. रॉय ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इस चीज़ की एक डिमांड रखी। रॉय वैसे अपने आप में एक वामपंथी आंदोलन के नेता थे, एक कम्युनिस्ट इंपीरियलिस्ट थे, कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्होंने इस तरीके की मांग रखी थी और वे परिवर्तन चाहते थे। ही वांट चेंज, वो अपने आप में चेंज चाहने वाले एक नेता जो प्रजातंत्रवाद को मानते थे, मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री को मानते थे, चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, और डेमोक्रेटिक कंट्री की ज़रूरत होती है एक कॉन्स्टिट्यूशन की। सो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम भारत के संविधान के निर्माण के लिए कहा कि हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की ज़रूरत है और उसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट 1934 में इस चीज़ की डिमांड रखी गई और फिर ये देखने को मिलता है कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है इस बात को कि हाँ एक रिक्रूटमेंट होना चाहिए, किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का। कब कहा, 1935 में। किसने बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला। क्या बोला, ये कहा कि एक इस तरीके की संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है, संविधान सभा बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होनी चाहिए। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये अनाउंसमेंट किया कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर संविधान का निर्माण मताधिकार के बेसिस पर, कहने का मतलब जो लोग एडल्ट हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का गठन किया जाएगा। मतलब संविधान का निर्माण किस बेसिस पर होगा, तो संविधान का निर्माण एक वयस्क मत अधिकार, वयस्क बोले तो एडल्ट, मत अधिकार मतलब राइट टू वोट, तो जो एक एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई, इसके आधार पर एक सभा चुनी जाएगी, मतलब एक कमेटी चुनी जाएगी और ये चुनी हुई कमेटी संविधान सभा होगी। इट वुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। Who declared? पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड। When declared? 1938। तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ऐसा होगा, इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ ये चीज़ें हमको पता चलती हैं कि 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बोला कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये अनाउंस किया कि जो इंडियन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होगी, इसका चुनाव ये कैसे इलेक्ट होगी, तो इसके लिए एडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज किया जाएगा, इस बेसिस पर इसका इलेक्ट किया जाएगा। फिर बात बढ़ती है कि नेहरू ने इस मांग को लास्ट में, जब ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रिंसिपल्स, मतलब ब्रिटिश सरकार जब अपने डोमिनेंस छोड़ के जा रही थी, तब ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब इट वाज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1940 में। 1940 में क्या हुआ, 1940 में एक प्रपोजल आया था जिसको अगस्त प्रपोजल के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रपोजल कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं लोग इसको, अगस्त प्रपोजल, कुछ लोग इसको अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं। कब आए थे अगस्त ऑफर, 1940 की बात कर रहा हूँ, सॉरी। क्या था अगस्त ऑफर? अगस्त ऑफर के अंदर ये बात थी
कि 1942 में मतलब जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होगी, ये चीज़ का प्रपोजल अगस्त ऑफर कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि 1942 में क्या हुआ, 2 सालों के बाद, ये तो अगस्त ऑफर हो गया, अगस्त ऑफर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का गठन किया जाएगा। बिसाइड दिस 1942 में क्या हुआ, 1942 में इन 19 चल भाई हाँ भाई 1942 में ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर, जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ऐसा लग रहा है चिप्स कह रहा हूँ मैं, है ना, चिप्स खाने वाले चिप्स। हाँ, ये स्टैफोर्ड क्रिप्स की बात की जा रही है। ये जो 1942 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो पूरा कैबिनेट है, ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर के रूप में स्वतंत्र संविधान सभा के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ ही इंडिया में आए। कहने का मीनिंग, इंडिया में जब ये आए तो एक ऐसा प्रपोजल लेकर आए कि इंडिया के अंदर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कहने का मीनिंग, ब्रिटिश सरकार का एक प्रपोजल था, जिस प्रपोजल को लेकर ये इंडिया में आए। क्या प्रपोजल था? प्रपोजल ये था कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए इनको इंडिया भेजा गया था। तो ही वाज अ मिनिस्टर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ही केम टू इंडिया बाय टेकिंग अ प्रपोजल टू हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक है, ये था 1942 की बात। फिर इस संविधान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनाया जाना था। जैसे कि उस टाइम वर्ल्ड वॉर चला था, अगर हम बात करें तो कि 39 to 44, तो उसके बाद ही इसको अपनाना था। तो इसके बाद जब इसको अपनाया जाना था, कॉन्स्टिट्यूशन को जब एडॉप्ट किया जाना था, फिर उसी बीच में क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। ये प्रपोजल अच्छा था इंडिया के लिए, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया, बट इंटरवेन बाय मुस्लिम लीग। लेकिन इसके बीच में मुस्लिम लीग ने इंटरवेन कर दिया। इंटरवेन कैसे कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को कि हम लोग नहीं मानते भाई, तुम जानो, हम नहीं मानते इसको। भाई मुस्लिम लीग ने जब इसको मना कर दिया, उस टाइम दो बड़ी बड़ी लीग, जैसे कि एक अपनी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरी साइड मुस्लिम लोगों का फेवर लेने के लिए ये मुस्लिम लीग थी। तो मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि भारत को 2 डोमिनियंस में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब भारत के 2 हिस्से कर दिया जाए। ये इस मुस्लिम लीग की मांग थी, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। वो चाहते थे कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हो, पाकिस्तान के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग। मतलब एक तरीके से कहूँ कि 2 देश का सिद्धांत इस मुस्लिम लीग ने रिप्रेजेंट किया। तो जब इस मुस्लिम लीग ने ऐसा किया, फिर क्या? फिर उसके बाद आगे बात बढ़ी कि हाँ, जब ये मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अंग्रेज़ लोगों को तो देश छोड़ के जाना ही था, और एट लास्ट उन्हें इसका कोई सॉल्यूशन भी ढूंढना था एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरीके से। तो अपनी अपनी संविधान सभाएं हों, जब ये डिमांड रखी गई तो एट लास्ट भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था। ठीक है, क्या भेजा गया था? एक कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, सारी चीज़ें जब इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ाऊंगा तो ये दोबारा से एक बार रिपीट होंगी। कैबिनेट मिशन भेजा गया था। तो जब कैबिनेट मिशन भेजा गया था तो इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। ये कैबिनेट मिशन बोला कि नहीं, 2 संविधान नहीं होंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं होंगे, लेकिन उसने एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी कि इस तरीके की एक संविधान सभा होगी, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होगी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। किस तरीके की? कि ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी कि दोनों ही लोग एग्री हो जाएं। तो मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग तो मना कर दिए, लेकिन हाँ, उसने एक ऐसी संविधान सभा की मांग रखी जिसे मुस्लिम लीग ने काफ़ी हद तक मतलब एक्सेप्ट कर लिया, ये कह सकता हूँ। तो यहाँ तक जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है इसके बैकग्राउंड में, ये सारा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पीछे एक बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड में ये चीज़ें पता चलती हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर शुरुआत कहाँ से माने। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाने का काम एम एन रॉय 1934। 95 में कांग्रेस भी कहने लगी कि हाँ, संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होनी चाहिए। 35 की बात तुरंत ही आगे बढ़ी। 38 में अनाउंसमेंट कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि हाँ, ये एक एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर बनाई जाएगी। 1940 में अगस्त प्रपोजल आया।
अगस्त प्रपोजल के बाद 1942 में ये कैबिनेट मिनिस्टर आए थे जिनका नाम था, अभी मैंने आपको बताया था, व्हाट वाज द नेम, स्टैफोर्ड क्रिप्स। हाँ, चिप्स से याद आ गया मुझे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, ब्रिटिश कैबिनेट के, और इन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाना है। और जब संविधान सभा की बात रखी गई कि संविधान सभा बनेगी, लेकिन इस मांग को रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने। जब बाद में जाकर ये कैबिनेट कमेटी आती है, ठीक है, तो इस कैबिनेट कमेटी के बाद इसको कैबिनेट मिशन कहना चाहिए, कमेटी नहीं। कैबिनेट मिशन जब आता है तो इस कैबिनेट मिशन में ये मांगें ठुकरा दी गई कि हाँ 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होंगे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक कांग्रेस इस बात से सीमित थी। कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था देश तो 2 हो ही जाएंगे। फिर क्या होता है, संविधान सभा के गठन की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, कैसे बनेगी ड्राफ्टिंग कमेटी, कैसे बनेगी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये सारी चीज़ें। तो इस सब का प्रपोजल शुरू हुआ। इस योजना की विशेषताएं बता दूं, पहले थोड़ा कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लें हम लोग कि ये कैबिनेट मिशन आई थी, इस सब का क्या मेन प्रपोजल था। कैबिनेट मिशन, एक मिनट भाई तुम हट जाओ यहाँ से, हाँ जी। कैबिनेट मिशन, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ आपको। क्या है ये कैबिनेट मिशन? ये कैबिनेट मिशन इंडिया में जब आया तो इसको कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से भी जाना गया। इसके तहत अकॉर्डिंग टू दिस इन नवंबर 1946 संविधान सभा का गठन हुआ। मतलब जो संविधान सभा बनाई गई वो इस कैबिनेट मिशन के एडवाइस पर बनाई गई थी। और जो संविधान सभा बनाई, इसके पीछे इस योजना में काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ थी। उन स्पेशलिटीज़ को भी जान लेते हैं कि हाँ क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी। ठीक है, जरा देखिए। फर्स्ट, पहली बात इसके अंदर ये थी कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी देयर। तो ये प्रपोजल रखा गया 389 मेंबर्स होंगे। इसके अंदर 389 मेंबर्स होंगे। इनमें से 389 में से 296 मेंबर कहाँ से आएंगे? 296 जो सीट हैं वो ब्रिटिश इंडिया की होंगी, जबकि 93 सीट्स कहाँ से आएंगी? 93 सीट्स जो होंगी वो रियासत वाली होंगी। रियासत समझ गए ना, वो प्रोविंशियल एरिया जो राजा महाराजाओं के द्वारा क्राउन किए जाते थे, उनकी बात की जा रही है। तो 389 सीट्स कुल होंगी, इतने सदस्य होंगे। और इन सदस्यों में से 296 सीट्स हो गई आपकी ब्रिटिश इंडिया की, 93 सीट हो गई जो देशी रियासत है, मतलब अपने इंडिया में जो राजा महाराजा रूल कर रहे हैं उनकी होगी। ठीक है, इनको आवंटित किया जाएगी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296। इसमें ब्रिटिश इंडिया को कितनी मिलेंगी? टोटल कितनी होंगी? 389। अब इसमें बात की जाती है कि ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें रिजर्व की गई। तो बोला गया कि इतनी सीटें आपको मिलेंगी 296। ठीक है, 296 यहाँ से थी और ये थी। तो उसके बाद ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश इंडिया को 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन करा जाएगा। कितने सदस्यों का? मतलब ब्रिटिश इंडिया में कितनी सीटें हैं? ब्रिटिश इंडिया के अंदर सीट हैं 296। देखिए, ये देखिए, इस 296 सीट में भी डिवाइडेशन कि इसमें से 292 सदस्य जो होंगे, 292 जो मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स का चयन 11 गवर्नर्स के प्रांत और 4 का मुख्य आयुक्तों के प्रांत से किया जाएगा। अब ये गवर्नर कहाँ से आ गए भाई? गवर्नर भी तो थे, हमने स्टेट पढ़े तो गवर्नर भी होगा, गवर्नर कहाँ चला गया? तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि ये जो 292 मेंबर्स होंगे इनको कौन सेलेक्ट करेगा? तो इनको सेलेक्ट करने का काम 11 गवर्नर्स करेंगे जो अपने अपने स्टेट के हैं। 11 गवर्नर्स के प्रांत जो हैं, गवर्नरों के प्रांत, वहाँ से ये चयन होगा। ठीक है, अगली बात हो गई 11 गवर्नरों के प्रांतों में से होगा ये, मतलब उस स्टेट में से होगा। फिर बात बचती है 4 सीटें कहाँ गई? 96 थी ये। 4 सीटों का जो एक सिलेक्शन होगा वो चीफ कमिश्नर करेगा। मतलब उन प्रांतों में से 4 जो होंगे उनका जो सिलेक्शन होगा उसको चीफ कमिश्नर करेगा। मतलब इसमें भी डिवाइडेशन कर लिया गया। पहली खास बात तो ये थी, मतलब आपको जो पता होनी चाहिए, टोटल ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीट 296,
जिसमें कि रियासत वाली सीट 93, इस 296 में 292 + 4 का रेशियो था। आगे बात बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट क्या खास बात थी। हर एक स्टेट में, प्रोविंशियल एरिया में, छोटे छोटे राज्यों में, या कहूँ राज्यों के जो समूह हैं उनमें, उनकी जो पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन के बेसिस पर सीटें मिलेंगी। मतलब एक तरीके से कहूँ कि पॉपुलेशन बेसिस था, ये पॉपुलेशन बेसिस सीट होंगी। लगभग ये 10 लाख के करीब था एक सीट में, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट थी। तो उन्होंने कहा पॉपुलेशन बेसिस पर सीट होगी। सीट नहीं समझ पा रहे होगा, आपको लगता होगा सीट बैठने वाली सीट, कुर्सी वाली सीट। नहीं भाई, मेरा मतलब है जैसे आपके यहाँ से एमएलए चुने जाते हैं, है ना, तो वो एक तरीके से राज्य में सीट गिनी जाती है ना, कि कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। ऐसे ही जब एमपी बनता है तो एमपी की सीट गिनी जाती है, कितनी सीट है उसको बोलते हैं, मतलब कितने लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट्स करेंगे, कितने एरियाज हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पर, मतलब एरिया के बेसिस पर नहीं कि वो कितना बड़ा एरिया, इससे कोई मतलब नहीं था। ये देखा जा रहा था जनसंख्या के बेसिस पर। तो अबाउट 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का रेशियो आता था। तो जनसंख्या के आधार पर किया गया ये एक आवंटन था सीटों का, जो रिजर्वेशन किया गया था वो पॉपुलेशन के बेसिस पर किया गया था। अगली बात, मोटे तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये अपने आप में वैसे इनडायरेक्ट ही माना जाएगा, ये कोई एक डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पर, और दूसरा सारे लोगों ने वोटिंग नहीं की। आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सब किया गया था। तो प्रत्येक हर किसी ब्रिटिश प्रोविंशियल एरिया में सीटों का निर्धारण 3 कम्युनिटी के बीच था। मतलब जैसे कि कोई भी एक प्रोविंस है, इस प्रोविंस में जो सीट डिसाइड की जाएगी, मतलब ये तो पता चल गया पॉपुलेशन के बेसिस पर होगी, लेकिन इसमें जो जनसंख्या के अनुपात तो होगा, रेशियो पॉपुलेशन का होगा, लेकिन 3 प्रमुख कम्युनिटी होंगी, 3 मेन कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और जनरल कम्युनिटी। जनरल में मुस्लिम और सिख छोड़ के सब आएंगे। 3 कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल कम्युनिटी। इन कम्युनिटीज़ के बीच होगा, मतलब सीटों का जो एक बंटवारा होगा, एक तरीके से कहूँ सीटों को जो रिजर्व किया जाएगा वो 3 प्रमुख समुदायों के बीच होगा, 3 मेन कम्युनिटीज़ के बीच होगा, मुस्लिम, सिख एंड जनरल कम्युनिटी के बीच में। तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पर इस तरीके से बंटवारा किया गया था। और क्या खास बात थी इस कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में, मतलब जो मिशन था, कैबिनेट मिशन। एक बात और कि प्रत्येक जो भी मतलब कम्युनिटी होगी, उस प्रत्येक कम्युनिटी में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव एक रीजनल लेवल की असेंबली में उन लोगों के द्वारा किया जाएगा, या उस कम्युनिटी के लोगों के द्वारा किया जाना था, जिसको हम लोग आज के टाइम में एक इनडायरेक्ट इलेक्शन कह सकते हैं, कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस होगा। मतलब जैसे यहाँ एक सीट है, ये इतना एरिया है, 10 लाख की जनसंख्या। अब यहाँ पे क्या 10 लाख लोग यहाँ पे वोट देने आएंगे? नहीं जी। इसका मेन सिस्टम था कि यहाँ पे जो होगा उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, तो इसके जो सदस्य हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो वोट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड कम्युनिटी सिख, तो सिख कम्युनिटी के मेंबर्स वोट करेंगे। ऐसी ही तीसरी थी जनरल कम्युनिटी, तो इस कम्युनिटी के सदस्य वोट करेंगे। किस लिए हो रहा है ये प्लान था एक कैबिनेट बनाने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाने के लिए था ये सारा प्लान। तो जो देसी रियासतें थीं, ठीक है, मतलब जो जहाँ राजा महाराजा रूल किया करते थे, ठीक है, उनके प्रतिनिधियों का चयन कैसे होगा भाई? ये तो ब्रिटिश डोमिनेंस की बात हो गई। रियासतों के प्रमुख करेंगे उसका चयन, मतलब देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि होंगे, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनका सिलेक्शन कौन करेगा? तो उनका सिलेक्शन रियासत का हेड करेगा। जो रियासत का हेड होगा वो करेगा। ये तो हो गई रियासत वालों के लिए। तो यहाँ से सिंपल सी बात ये समझ में आती है, छोटे शब्दों में समझो कि जो इलेक्शंस किया जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर सीट पर, पहली चीज़ पॉपुलेशन बेस्ड है, मतलब जो सीट बनाई जाएगी। दूसरी बात, जो इलेक्शन किया जाएगा वो कम्युनिटी के मेंबर के बेसिस पर है, कम्युनिटी के मेंबर उसको वोटिंग करेंगे। ये तो होगी डोमिनेंस की बात। अब जो प्रोविंसेस, वो वाले एरिया जो डोमिनेटेड बाय किंग्स, जहाँ पे किंग या क्वींस, राजा महाराजा जो रूल करते हैं, वहाँ पे जो हेड होगा वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेगा। ये चीज़ रखी गई थी। तो इससे सिंपल सा स्पष्ट होता है, बहुत ही क्लियर बात ये हो गई कि ये सब लोगों के द्वारा चुनी हुई कोई संविधान सभा नहीं थी।
इट वॉज नॉट सच अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी विच वॉज इलेक्टेड बाय ऑल द पीपल, इट वॉज जस्ट अ कमेटी विच वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन बेसिक थी, मतलब आपने जनसंख्या के प्रपोर्शन के बेसिस पर इलेक्ट की थी, इसमें सारे लोगों का इलेक्शन नहीं था, सारे लोगों ने इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं था। सो ये एक प्रोपोर्शन बेस्ड थी, इसमें पूरी जनसंख्या ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बस उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको चुना है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो आप देखो आप लोग थोड़ी जाते हैं, पूरी इंडिया थोड़ी वोटिंग करती है उसके लिए तो बस जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही चुनाव में उसको मतलब वोटिंग करते हैं। ऐसा ही हुआ था, सिंपल सा था, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इसमें पार्टिसिपेट्स केवल जनसंख्या के बेसिस पर रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया गया। इसी वजह से मैं इसको अपने शब्दों में कहूँ कि एक आंशिक रूप से नॉमिनेटेड थी, आंशिक रूप से बोलूँ तो कि प्रोपोर्शन बेसिस पर, मतलब इसमें सारा पूरा तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इस सब के अलावा सदस्यों का जो सिलेक्शन किया गया था, उन सदस्यों का जो सिलेक्शन था वो इनडायरेक्ट था, ठीक है, प्रोपोर्शन बेस्ड था और इनडायरेक्ट था। इसमें सारे लोगों का कहाँ था चुनाव, एक सम्मति मताधिकार के आधार पर ही तो कर लिया गया था। सो संविधान सभा के लिए इस संविधान सभा, इस कैबिनेट कमेटी की, जिसकी हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे इसके बारे में, कमेटी, कैबिनेट कमेटी, इस कैबिनेट कमेटी के चुनाव कब हुए थे? तो इसके चुनाव जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों के बीच 1946 में किए गए थे। कब किए गए थे चुनाव? जुलाई और अगस्त 1946 के बीच में किए गए थे, ठीक है। इस चुनाव में हुआ क्या, ठीक है, अभी बनी नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब इस इलेक्शन के बाद ही तो बनेगी। चुनाव हुआ भाई, कब हुआ? जुलाई अगस्त में हुआ, 1946 में हुआ, चुनाव हो गया भाई, इलेक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसमें जो ब्रिटिश इंडिया की 296 सीट थी, इस 296 सीट्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC 208 सीट विन कर लेती है, जीत लेती है। मुस्लिम लीग की बात करूं, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, और छोटे छोटे जो समूह थे, ठीक है, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, उनको 15 सीट्स मिली। अदर्स, ये मुस्लिम लीग हो गई, ये अदर्स हो गए, मतलब ये इलेक्शन था भाई, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल का तो पहले ही आ चुका है, मैं आपको इस इलेक्शन कमेटी के रिजल्ट की बात बता रहा हूँ। इलेक्शन कमेटी का रिजल्ट कैसे आया? तो ऐसे आया, 208 मेंबर्स INC से जीत गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीते थे, और 73 मेंबर्स मुस्लिम लीग के जीत गए थे, और 15 मेंबर्स अदर्स में थे। ये था वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को बनाने के लिए किया गया इलेक्शंस था, जिसमें 296 मेंबर्स को चुना जाना था। ये वह पूरी प्रोसेस थी। हालांकि जो देसी रियासत थी, देसी रियासत जो मैंने आपको अलग से पढ़ाई थी, जहाँ पे राजा महाराजा रूल करते थे, ठीक है, उनको जो आवंटित की गई सीटें थी, 93 सीट्स कंप्लीटली फिल नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखा। मतलब उनके लिए भी कहा गया था कि आप संविधान सभा के मेंबर बनो, आप भी इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, लेकिन काफ़ी सारी रियासत एरिया में जो राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसके पार्ट नहीं बनेंगे, हम संप्रभु रहेंगे, मतलब अपना डोमिनियन अपने पास रखेंगे, हम इसके पार्ट नहीं बनेंगे। इसलिए उन 93 सीट्स की जो बात की गई थी, उसमें पूरी तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ। ये मैंने केवल आपको ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर सीट्स थी, उसका चुनाव का रिजल्ट बताया, ये सारा ये रिजल्ट था, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का चुनाव भारत के एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर नहीं हुआ, ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट तरीके से जो नहीं हुआ, जबकि इसमें इनडायरेक्ट तरीका था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और प्रूसियंस पीपल्स, जिनको हम पारसी पीपल बोलते हैं, ठीक है, पारसी पीपल्स, एंग्लो इंडियन पीपल्स, ठीक है, ईसाई, क्रिश्चियंस पीपल्स, और जो माइनॉरिटी की जातियाँ थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़, अनुसूचित जातियाँ वगैरह, इन सब के प्रतिनिधियों को प्लेस मिला, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जो कम्युनिटी थी, उन कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको भी यहाँ पे जगह दी गई, और उन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। जैसे वो पूना से लड़े थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूना से इलेक्शन लड़े थे। तो इस तरीके से ये पता चला हमको कि इसमें महिलाएं थीं या नहीं थीं। यस, नो डाउट, यहाँ पे विमन भी थीं, विमेंस का भी रिप्रेजेंटेशन इसमें था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना के अपवाद को छोड़ दो, बस एक्सेप्शन केवल दो, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना,
तो सभा में उस समय भारत की सबसे बड़ी हस्तियां शामिल थीं इन दोनों को छोड़कर। मतलब इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां थीं, जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी इंडिया की, सब शामिल थे। कौन कौन नहीं थे? एक महात्मा गांधी और एक मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो लोग शामिल नहीं हुए। भाई नहीं होने का रीज़न, गांधी जी नाराज़ थे कि अरे मेरे इंडिया के 2 पार्ट करोगे, तुम टुकड़े कर दोगे। नहीं भाई, मैं नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इसमें नहीं करूँगा पार्टिसिपेट। तो भाई इस तरीके से आपको पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के बनने की कार्यप्रणाली। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, दिसंबर 1946 में, दिसंबर 9 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, है ना। इसकी पहली मीटिंग हुई थी। क्या था पहली मीटिंग? ये 9 दिसंबर 1946 को जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने इस सिटिंग का बाइकआउट कर दिया। मतलब हम नहीं मानते ये सब। किसने कहा? मुस्लिम लीग ने। क्यों नाराज़ हो गई मुस्लिम लीग? भैया हार गई। हारने वाले लोग बड़ा जल्दी से नाराज़ होते हैं। बहुत कम सीटें जीती तुमने, तो मुस्लिम लीग एंग्री हो गई, ये आग बबूला हो गई। बोली नहीं, ये ऐसे कैसे, हम नहीं मानते इसको। तो इन्होंने भाई इसका बाइकआउट किया। मुस्लिम कम्युनिटी ने या मुस्लिम लीग ने ओवरऑल इस मीटिंग को नहीं माना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ इस बैठक में सारे मेंबर नहीं आ पाए। कायदे में 294 जो मेंबर्स थे वो सब आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसमें इन्होंने ये कहा हमको अलग से चाहिए पाकिस्तान। आप देखो, इतनी बात हो गई, इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हार गए तो हमें नहीं चाहिए भाई, हमको पाकिस्तान चाहिए। तो इन्होंने पाकिस्तान की मांग यहाँ पे रख दी, यहाँ पे रखी गई, पाकिस्तान होना चाहिए, एक नया पाकिस्तान, मतलब न्यू कंट्री डिमांड रखी गई थी कि ये सेपरेट पाकिस्तान बनाएंगे। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग की इसमें सिंपल सी बात है कि जब एक कम्युनिटी इसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब सीट कम हो जाएंगी। तो जो अब तक हम देख रहे थे कि 294 सीट्स है, उसमें केवल मात्र 211 इतने मेंबर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। फ्रांस की तरह इस कमेटी के अंदर भी, जैसे कि फ्रांस में हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से इस कमेटी के अंदर भी काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा जो वरिष्ठ होते हैं, ऑनरेबल होते हैं, वो ऑनरेबल डॉक्टर्स सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का एक इम्परमानेंट मेंबर बना दिया गया, इम्परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। मतलब इसका हेड कौन होगा भाई? अब तक तो इसका हेड चुन नहीं पाए थे ये लोग, सोच रहे थे कि मुस्लिम लीग वगैरह के बारे में, लेकिन मुस्लिम लीग उस टाइम यहाँ से अलग हो गई, उसने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाना था ना। तो उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या किया कि हम अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो उन्होंने टेम्पररी, ठीक है, एक तरीके से कहूँ कि उस टाइम के लिए किसको, सच्चिदानंद सिन्हा, हिंदी में लिखूँ सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अपना प्रेसिडेंट चुन लिया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट इनको चुन लिया गया। कितने मेंबर्स हो गए भाई? तो मैंने बताया 211, क्योंकि सारे मेंबर्स इसमें नहीं आए। फिर ये 9 दिसंबर की बात है जो यहाँ पे हमने बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग। अगली 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन 1 महीना, मतलब 11 दिसंबर। 11 दिसंबर के लिए क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को बात ये हुई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और H.G. मुखर्जी को संविधान सभा का अध्यक्ष, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया, मतलब परमानेंट बना लिए गए। परमानेंट कौन बनेगा? तो 9 दिसंबर को तो हमने टेम्पररी बना रखा था सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 11 दिसंबर को बने। नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट ऑन दिसंबर 11, 1946। वाइस प्रेसिडेंट कौन बना? तो इनके वाइस प्रेसिडेंट बने थे मुखर्जी जी, H.C. मुखर्जी, ये बन गए थे इसके वाइस प्रेसिडेंट। इस तरीके से ये आगे चलती रही। एडवाइजर कौन थे? तो इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के एडवाइजर आप समझ जाइए, जिसने एडवाइजिंग दी वही होगा, मतलब B.N. रॉय। एडवाइजर कौन थे? B.N. रॉय, B.N. रॉय, ये एडवाइजर थे।
इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किस तरीके से यहाँ तक पहुँची, मतलब बन गई, इलेक्शन के प्रोसेस से बनाई गई, और यहाँ पे कौन है इसका हेड बना, मतलब प्रेसिडेंट कौन बना, वाइस प्रेसिडेंट कौन बना, और फिर इसके बाद इनके जनरल एडवाइज़र कौन थे। अब मैं इसमें एक चीज़ रखता हूँ कि इसका एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा कभी भी कि प्रियम्बल आया था, तो एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल लाया गया था। मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रपोजल लाया गया था। प्रपोजल लाने वाले महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू क्या लेकर आए बेटा, ये लेकर आए थे एक प्रपोजल जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल भी कह सकते हैं इसको। इस 11 दिसंबर को ये इलेक्ट हो गए, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मैं आपसे 2 दिन बाद की बात कर रहा हूँ, 13 दिसंबर, जो इस स्लाइड में डेट नहीं है, 13 दिसंबर 1946 को क्या लाया गया, एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो संवैधानिक संरचना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, इसके लिए कुछ ना कुछ अलग से पता तो चलना चाहिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या मेन ऑब्जेक्टिव होंगे, ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई थी। तो क्या खास बातें इसमें डिस्कस की गई, पहली बात इंडिया मतलब भारत, इंडिया मीन्स भारत, इंडिया भारत जिसको हम बोलते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट सेल्फ डोमिनेटेड रिपब्लिक होगा। ये चीज़ अनाउंस करा गया, मतलब इंडिया विल बी अ रिपब्लिक, इट वुड बी इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया मीन्स भारत, और अपने भविष्य के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए संविधान निर्माण की घोषणा करता है। ये प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव में ये बोला गया कि इंडिया मतलब रिपब्लिक, जो अपने आप में भारत है, वो एक अपने देश को चलाने के लिए, अपने देश को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करता है। दिस इज अनाउंस दैट इंडिया इज गोइंग टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन टू रेगुलेट द कंट्री विच इज रिपब्लिक, सेल्फ डोमिनेटेड, नो एक्सटर्नल अफेयर ऑन दैट। सो ब्रिटिश भारत में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी एरियाज़ हैं जो ब्रिटिश इंडिया में आते हैं, भारतीय राज्यों में शामिल सारे एरियाज, सारे क्षेत्र, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र, वो अदर एरियाज़ जो इसमें शामिल होना चाहें, मतलब इंडिया के अलावा वो अलग क्षेत्र का मतलब जो राजा महाराजा इसमें जुड़े नहीं थे उनके लिए बोला गया था। भारत के बाहर के सभी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, वो इंडियन यूनियन का हिस्सा होंगे, अगर वो इसमें शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। जैसे कि सिक्किम का राजा भी तो बाद में जोड़ा था हमसे, 1965 में आ गया था पूरे तरीके से, तो ये एक एक करके जोड़े थे। जैसे हैदराबाद रियासत थी, है ना, ऐसे ही आपकी जूनागढ़ वाली रियासत थी, तो ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद आके हमसे जुड़े हैं, तो हमने इन्हें एक्ट के माध्यम से जोड़ा था सबको। बहरहाल उस टाइम सबको ऑफर दिया गया कि जो चाहे वो भारत के हिस्सा बन सकते हैं, इंडिया काउंसिल का, इंडियन यूनियन का मेंबर बन सकते हैं। तो इस तरीके से फिर बात की जा रही थी सीमाओं का निर्धारण करना कि हम अपने बॉर्डर एरियाज़ बनाएं। बॉर्डर एरिया, जब कोई देश बनता है तो उसके लिए बॉर्डर एरियाज़ की भी ज़रूरत होती है। तो बॉर्डर एरियाज़ बनाने के लिए इसके बाद नियम होते हैं, काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। तो वो चाहेंगे तो उनकी जितनी भी मतलब शक्तियाँ होंगी, जो भी पावर्स होंगी, वो उसमें रहित होंगी, तो संघ में निहित होंगी। मतलब जितने भी राज्य हैं, ये बोला गया कि जितने भी राज्य हैं जो हमारी कंट्री में आते हैं, वो सब की शक्तियाँ, उन सब की पावर संघ में होंगी। संघ का मतलब यूनियन के पास होंगी। जैसे आज के टाइम में बॉर्डर डिस्प्यूट का कोई मुद्दा आता है तो इस पर कोई स्टेट डिसीजन लेता है क्या? कंट्री तो लेती है ना, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो डिसीजन लेती है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी बोली गई कि एडमिनिस्ट्रेशन के संचालन को हटा दो, ठीक है, मतलब जो आप अपने स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे उसको एक साइड रखिए, पूरे देश के अंदर इन सारी चीज़ों को छोड़कर बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह जितने भी होते हैं उन सब का डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट लेगी। ये इस ऑब्जेक्टिव प्रपोजल का पार्ट था। मैंने आपको बताया पहले इंडिया के बारे में कि इंडिया अब क्या है, कौन कौन इसमें जुड़ सकते हैं, किन किन को जोड़ा जा सकता है,
ठीक है। और क्या बताया गया था इसमें, ये बोला गया था कि जो हमारा सेल्फ डोमिनेटेड इंडिया है, इसकी सारी शक्तियाँ, इसकी सारी पावर्स अपने आप में सरकार के अंग, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, भारत की जनता है। मतलब जितनी भी हमको पावर मिली हैं, जितनी भी सरकार के पास पावर है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है, उस सब का मेन सोर्स कौन है? देखिए भाई साहब, कहते क्या हैं ये लोग, बहुत गजब कहते हैं। कहते हैं पब्लिक है, और पब्लिक को ही मारे जाते हैं। ये कहते हैं कि पब्लिक है इसका सोर्स। वास्तव में पब्लिक है डेमोक्रेसी के अंदर, नो डाउट, क्योंकि पब्लिक ही तो इनको बना के भेजती है। जब हमारा मन होता है, जब हम ऊब जाते हैं नेताओं से, तो चेंज कर लेते हैं, नो डाउट, ये बात ठीक भी है। और क्या बोला गया, भारत के लोगों के लिए, इंडिया के पीपल के लिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। ये भी इसी चीज़ का पार्ट था कि इंडिया की पब्लिक का सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। इंडिया की पब्लिक की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार लेती है। आपके पास राइट टू एक्सप्रेशंस होगा, आपके पास एक तरीके से कहूँ कि राइट टू इक्वलिटी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। संगठन बनाने का अधिकार होगा, आपके पास पॉलिटिकल राइट्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट थी। इसके अलावा जो माइनॉरिटी में आने वाले लोग हैं, जो अल्पसंख्यक पीपल्स हैं, इन लोगों के लिए, या जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इन लोगों को पूरे तरीके से फुल इस मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी दी जाएगी, इनको सुरक्षा दी जाएगी। इनकी मतलब जो लोग निचले तबके के हैं, इन लोगों के लिए अलग से सरकार ध्यान रखेगी, ये बात थी। बिसाइड दिस कि इंडिया का जो संघ है, जो इंडिया की पूरी यूनियन है, इस यूनियन में जितने भी लैंड एरियाज आता है, जितना भी समुद्री एरिया आता है, ठीक है, ओवरसीज एरिया जितना भी आता है, जितना भी लैंड बॉर्डर है, जितना भी सी बॉर्डर है, ठीक है, ये सब, और जितना भी वायु क्षेत्र है, इस सबको सब देश के न्याय और विधि के अकॉर्डिंग, जस्टिस और लॉ के अकॉर्डिंग सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब हम इंडिया के लोग, मतलब भारत की सरकार अपने देश के लैंड बॉर्डर, अपने देश के सी बॉर्डर्स और एयर, इस सब चीज़ों के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। ये भी इसी ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट था। और इस सब के अलावा जो हमारा पुराना कल्चर है, पुराना कल्चर मतलब पुराना इतिहास हमारा जो है, इस सब पे भी काम किया जाएगा। पुराना कल्चर, अपने कल्चर को कैसे छोड़ देंगे हम? पुरानी भूमि, ठीक है, कल्चर, विश्व शांति के लिए हम काम करेंगे, वर्ल्ड पीस, ठीक है, मानव कल्याण, ह्यूमन राइट्स, इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये सब भाई साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रपोजल लेकर आए थे। कब लाए थे भाई? तो बता दिया था मैंने, 11 दिसंबर 1946 को, सॉरी 13 दिसंबर, ठीक है, तब लेकर आए थे, ठीक है। उसके बाद 22 जनवरी 1946 को, ठीक है, ये था दिसंबर का महीना, 13 दिसंबर 1946, और 22 जनवरी को नेक्स्ट ईयर में सब लोगों ने इसको एनोनिमसली एक्सेप्ट कर लिया गया। संविधान के स्वरूप को, संविधान के फेस को, इसके स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक इस चीज़ ने प्रभावित किया। इसके परिवर्तन के रूप में संविधान का प्रस्तावना बनी, यही कहलाती है प्रस्तावना, यही यहाँ से प्रियम्बल बनता है। दिस कैन बी कॉल्ड, इट वाज द प्रियम्बल। यहाँ से ही आपका प्रियम्बल आया है, जो कुछ भी आपने प्रियम्बल गेन किया है। तो एक तरीके से कहूँ कि ये संविधान सभा, ये आगे की डेट्स हैं कि ड्राफ्टिंग कब हुई, और 4 नवंबर 1947, 1947, ये वह आगे की डेट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए, आज भी जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना शुरू हुआ, किसने डिमांड रखी, कहाँ से एडवाइस शुरू हुई, और कौन कौन सी कमेटीज़ आई जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात रखी, किसने इसको रिजेक्ट किया और किसने इसको एक्सेप्ट किया। ये सारी बातें थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। कार्यप्रणाली का एक पार्ट कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगी। जरा एक चीज़ और बता दूं कि स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947, ठीक है, उसमें क्या चेंज था यहाँ पे,
वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें क्या चेंज था। तो देखिए अपने आप में यहाँ पर ये देखने को मिला कि संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, खुद को अलग रखने वाली जितनी भी रियासत हैं जहाँ राजा महाराजा हैं उनके प्रतिनिधि भी धीरे धीरे इसमें आने लगे। ये चीज़ देखने को मिला कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल होने लगे। इवन 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि जो थे रिप्रेजेंटेटिव्स वे सभा के सदस्य बन चुके थे। ज़्यादा महीने तो नहीं हुए थे। 28 अप्रैल 1947 तक 6 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आ गए, मतलब 6 मेंबर जुड़ गए। और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की पेशकश की गई। भाई पेशकश कब हुई ये डेट इंपॉर्टेंट है कि 3 जून, क्योंकि 30 जून को जाना था, ये मैंने कल भी पढ़ाया था आपको। 3 जून 1947 जब हम अपना संविधान बना रहे थे तब की बात है। ये पेशकश की गई कि भारत का बंटवारा होना चाहिए। इसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। भारत का बंटवारा और पार्टीशन जो हुआ वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है माउंटबेटन प्लान। ये माउंटबेटन प्लान कहलाता है, जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन ही लेकर आए थे प्लान। इसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन को स्वीकार करने के अलावा अन्य जितनी भी देसी रियासत थी, इसके ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स थे सभा में अपनी सीटें गेन कर ली थी। भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम थे, ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। एक तरीके से कहूँ ये वो प्लान था जिसमें मुस्लिम लीग के लोग भी संविधान सभा में शामिल हुए। ऐसा क्या प्लान लिया है भैया? जादू कर दिया ने तो माउंटबेटन ने जादू नहीं कर दिया भाई, देश का बंटवारा हो गया इसलिए मुस्लिम लीग एग्री हो गई, मुस्लिम लीग को मना लिया। ये था माउंटबेटन प्लान। मतलब इस 1947 का जो एक्ट हमने पढ़ा था प्रीवियस उसमें पार्ट में, उसमें हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि वहाँ पर जो परिवर्तन हुए वो क्या क्या परिवर्तन थे। देखो सभा कमेटी, आजा भाई आजा, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में एक तरीके का अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। मतलब सभा को पूरी तरीके की छूट थी। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के पास पूरे तरीके की एक फ्रीडम थी, अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। कहने का मतलब इस एक्ट ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में ये अलाउ कर दिया था कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हो। जो कानून मानो मान लेना, जो नहीं मानना हो हटा देना, जो चाहो वो एडॉप्ट कर लेना। नहीं, मैंने आपको 1947 में पढ़ाया था, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल थी। और संविधान सभा की एक लेजिस्लेटिव तरीके की कमेटी बन गई। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सभा को तो अलग अलग काम सौंप दिए गए। मतलब सभा जो है, ये कमेटी जो है, 2 अलग अलग काम करेगी। इनमें से एक काम तो ये हुआ कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा देश के आम कानून भी बनाना। तो इस कमेटी के 2 पार्ट किए गए, सेग्रीगेशन किया गया। एक साइड तो जो हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई है उसके लिए कानून बनाए जाएंगे, दूसरी साइड कि देश का जो आम आदमी है उसके लिए भी तो कानून चाहिए, तो उसके लिए कानून लागू करना। तो इन दोनों जो काम थे, जो जॉब थी, दोनों अलग अलग दिन करना था। तो इस तरीके से संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली पार्लियामेंट कौन है या पहली संसद कौन है, तो संविधान सभा है। संविधान सभा जो थी वही इस पार्लियामेंट की पहली इंडिपेंडेंट मतलब बॉडी बनी। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, उससे हमारा संसद बनता है, लेकिन पहला संसद इन मेंबर से ही बना था जो ये संविधान सभा के मेंबर्स थे। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहली संसद बनी वो यही लोग संसद बने, मतलब पार्लियामेंट यही बने, ये बात। और इस सब के अलावा जब भी सभा की बैठकें होती थी, जब भी इनकी सिटिंग और मीटिंग्स होती थी, तो संविधान सभा के रूप में ही होती थी, ठीक है, कि ये वो संविधान सभाएं कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके रूप में होती थी। इसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बन चुके थे, वो करते थे। जब बैठक एक विधायिका के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? कभी कभी क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछता है। विधायिका समझ रहे हो, लेजिस्लेटिव के लिए जो हुआ करती थी तब, मतलब जो अलग वाला काम था उसकी अध्यक्षता कोई और करेगा।
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके लिए अध्यक्षता कोई और करेगा, और इसके लेजिस्लेटिव के लिए मतलब लोगों के लिए जो कानून बन रहे हैं उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसकी अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन ऐसा आता है कि लोकसभा के पहले मेंबर का नाम बताइए। तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, वो यहीं से, वो इलेक्टेड तरीके से नहीं, विधायिका के अध्यक्ष कौन थे, जी.वी. मावलंकर थे, गणेश मावलंकर जिनको बोला जाता है। तो ये जी.वी. मावलंकर ये पहले लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष बने। जब कभी लेजिस्लेटिव की मीटिंग, विधायिका की मीटिंग होती थी तो उसकी प्रेसिडेंटशिप इनके अंडर होती थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन की, देश को बनाने वाले संविधान की मीटिंग होती थी तो उसकी प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करा करते थे। तो संविधान सभा इस तरीके से 26 नवंबर 1949 ड्राफ्टिंग कंप्लीटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगस्त 29 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हुई है, और नवंबर 4 1947 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट हुआ है। नवंबर 26 को ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। मतलब कहूँ कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी इन दोनों रूपों में काम करती रही, और इस समय तक जितने भी संविधान निर्माण का काम था वो दी एंड हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे पाकिस्तान में जो शामिल हो चुके थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अलग हो गए, इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना जो लाई गई थी उसमें तय करे गए सदस्यों की कुल संख्या कुछ और थी, 389 पढ़ाया था अभी मैंने, 389 सीटों की बजाय। लेकिन कितनी रह गई, 299 रह गई, 299 रह गई। भारतीय प्रांत जो इंडियन प्रोविंशियल के जो एरियाज थे, इंडिया के जो प्रोविंशियल एरियाज थे, उनकी संख्या 296, 229, ठीक है, देसी रियासत भी थी ना उसमें। तो इस तरीके से 299 सीट रह गई थी, और 31 दिसंबर 1947 को सदस्यता, मतलब एक तरीके से कहूँ वो अलग हो गई, जो मुस्लिम लीग थी ये अलग हो गई, क्योंकि इसमें जो माउंटबेटन प्लान था वो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों को जोड़ने का प्लान था। और प्लान में ये हुआ कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे, भारतीय संविधान से अलग हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो पूरी तरीके से अलग हो गए। कुछ और भी कार्य करे इसने, हाँ जी, कुछ और भी काम करे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने। कौन कौन से काम करे, देखो, जैसे सबसे पहला पॉइंट, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्यता का सत्यापन किया। मतलब आज़ाद हो गए तो ये नहीं है कि हम उन लोगों के दुश्मन हो गए। इन्होंने कॉमनवेल्थ में रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब कॉमनवेल्थ के मेंबर बनी इंडिया। कॉमनवेल्थ मैंने कल बताया था, बहुत सारे देश हैं उनका ग्रुप है जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल करे गए हैं। तो इंडिया उसका मेंबर बना, क्योंकि छूट थी इसको, ये चाहे राष्ट्रमंडल का मेंबर बने या ना बने, लेकिन बाय द वे इंडिया राष्ट्रमंडल का मेंबर बना, उस कॉमनवेल्थ का मेंबर बना। और ये तो हो गया मई 1949 की बात। अब थोड़ा सा बैक आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस का दायरा इम्पोर्टेंट है, कि 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने अपना नेशनल फ्लैग एडॉप्ट कर लिया, और फिर 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल एंथम भी अपना लिया। ये है नेशनल फ्लैग, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अपनाया गया, और 24 जैन 1950 को हम लोगों ने अपना नेशनल एंथम एडॉप्ट किया है। और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। मतलब इंडिया का पहला राष्ट्रपति किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 24 जैन 1950 को, जिस दिन हमारा नेशनल सॉन्ग एडॉप्ट किया गया था, राष्ट्रीय गीत एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। कब बना, कितने दिनों में बना, ये भी थोड़ी सी जानने की बात है। जरा देखिए पूरे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो लीगली ये देखिए 2 years 11 months 18 days का टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ठीक है। और इस सब के अलावा 60 देशों के संविधानों का इसमें अवलोकन किया गया। एक तरीके से 60 कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, उनको इंस्पेक्ट किया गया, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। 114 दिनों तक विचार किया गया था, 114 डेज तक लगभग इस पे विचार चला।
एक तरीके की आइडियोलॉजी चलती रही। 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, तब जाके 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। कितना खर्चा हुआ होगा उस टाइम में इसको बनने में। इसको उस टाइम बनने में 64 लाख रुपीज़ खर्च हुए थे। 64 लाख कॉन्स्टिट्यूशन का जो खर्चा आया बनने का, संविधान के निर्माण की कुल लागत 64 लाख रुपए थी। 24 जैन 1950 को 24 जैन 1950 को हमने इसको एडॉप्ट कर लिया। 24 जैन 1950 सॉरी, इस दिन संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई, इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, चुनावों के बाद बनने वाली पहली नई संसद के निर्माण तक भारत की जो इंटरिम पार्लियामेंट था उसके रूप में काम चल रहा था। मतलब एक तरीके का अब तक जो भी चल रहा था वो एक इंटरिम पार्लियामेंट का काम चल रहा था। जो भी इस देश को रेगुलेट किया जा रहा था वो इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में रेगुलेट किया जा रहा था। और उसके बाद 26 जैन 1950 को हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया। तो एडॉप्शन कब हुआ, फोर्स कब हुआ, सॉरी एडॉप्शन और फोर्स दोनों ही अलग अलग वर्ड है। एडॉप्ट कब करा, अंगीकृत करना होता है। और आपसे पूछा जाए कि इसको इन्फोर्स कब किया गया, तो ये अलग वर्ड्स हैं। इन्फोर्स हुआ है 26 जैन 1950, जिसको रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, ये नवंबर 49 में होता है एडॉप्शन। ठीक है, तो ये आज का यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बन के तैयार हुई। किन लोगों ने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, कितने मेंबर्स थे, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का पार्ट 1 और मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मीट यू टुमारो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक।